हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स, आपने 70% सिलेबस कवर कर लिया होगा, तभी आप मॉक लगा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सभी कुछ नोट डाउन करके लाया हूं कि आपको मॉक को अटेम्प्ट करते वक्त किन पॉइंट का ध्यान रखना है। यदि आप उन पॉइंट को नहीं ध्यान में रखते हुए मॉक को अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपको बहुत ही समस्या आने वाली है। तो चलो टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो देखो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मॉक को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं प्री में, और मेंस में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसको अटेम्प्ट किया जाए, उसके बाद किसको, फिर उसके बाद किसको। तो यदि आप मेरे से पूछना चाहे कि मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट करता था, तो सबसे पहले मैं करता था रीजनिंग को, रीजनिंग के बाद में जीएस को करता था, जीएस के बाद फिर इंग्लिश को, और इंग्लिश के बाद मैथ को। तो देखो यदि आपकी इंग्लिश बढ़िया है, मेरी देखो ना तो इंग्लिश इतनी खास नहीं थी लेकिन ठीक थी, इतनी बढ़िया नहीं थी। तो यदि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश और रीजनिंग और जीएस इन दोनों में इंटरचेंज कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले आप रीजनिंग को रख सकते हो, फिर उसके बाद इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। जो आप अपने हिसाब से देखना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपका चाहे मैथ कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपको मैथ स्टार्टिंग में नहीं करना, आपको मैथ हमेशा 4th नंबर पे करना है। तब आपको देखो पता चल गया होगा कि सीक्वेंस किस वे में रहना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, रीजनिंग, उसके बाद जीएस मैं करता था, उसके बाद इंग्लिश और फिर मैथ। तो आप बीच के दोनों सब्जेक्ट उल्टे कर सकते हो अपने हिसाब से। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है, आपको किसी भी क्वेश्चन को दिल पे नहीं लेना है। देखो कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो तैयारी करके तो अच्छे जाते हैं, या घर पे भी, अभी हम खैर मॉक की बात कर रहे हैं, एग्जाम की तो बात कर नहीं रहे, लेकिन हम घर की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे तो परसेंटेज आती है, मान के चलो एक चैप्टर में लेता हूं परसेंटेज का आपको सवाल आता है, लेकिन उसमें आपका टाइम बार बार लग रहा है और आप उस क्वेश्चन को आपसे गलत हो रहा है, तो आपको क्या है, उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। यदि आपने क्वेश्चन को स्किप नहीं किया तो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं, आपका जो घर पे मॉक है वो डेफिनेटली खराब हो जाएगा, और फिर आपके नंबर आएंगे कम, और फिर आपका जब नंबर कम आएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा 0, यानी कि लो हो जाएगा। और जब लो हो जाएगा तो फिर आपका मॉक लगाने को मन नहीं करेगा। तो इसलिए आपको देखो क्या करना है, आपको क्वेश्चन को स्किप तो करना जरूरी है। तो देखो आपको क्वेश्चन तो स्किप करने पड़ेंगे। यदि आप क्वेश्चन को स्किप करेंगे ना, तो आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन स्किप करने से एग्जाम यानी कि हमारा मॉक खराब हो जाएगा। मॉक खराब नहीं होगा। आप जब एक क्वेश्चन को छोड़ रहे होंगे ना, तो आगे के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो आसान होंगे, आप उनको पहले कर लो। क्योंकि देखो 1 घंटे का टाइम होता है प्री में, मेंस में 2 घंटे का टाइम होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को स्किप करना है यदि वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉइंट नंबर 2 आपको पता लग गया। अब देखो हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो देखो आपको मॉक को घर पे जब आप मॉक लगाएंगे तो आपको कम से कम 2 अटेम्प्ट में मॉक को पूरा करना है। 2 अटेम्प्ट का मतलब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसा है जैसे कि आप एक क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक आपने एक अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद फिर से आप दूसरा अटेम्प्ट चलाएंगे, फिर उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट चलाएंगे। तो देखो मैं बता रहा हूं, कभी भी एक गो में पूरा मॉक नहीं करना। एक गो में मतलब कि आपने सोचा पहला क्वेश्चन हो गया तो कर दिया, दूसरा नहीं हुआ तो उसको भी टिक कर दिया, तीसरा नहीं हुआ उसको छोड़ दिया। आप ये सोच रहे हो कि एक बारी में ही मैं पूरे पेपर को यानी कि पूरे मॉक को सॉल्व कर लो, तो देखो ऐसे नंबर, ऐसे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, उसका देखो कारण है, जब आपसे देखो कोई सा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो आप उसमें बहुत टाइम दोगे, जिसके कारण फिर इतना टाइम होता नहीं और वो मॉक खराब हो जाएगा। तो इसलिए देखो आपको क्या करना है, मॉक को कम से कम 2 अटेम्प्ट में तो करना ही है। कम से कम मैं बता रहा हूं, कम से कम आपको 2 अटेम्प्ट में तो सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 में आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अब आप कहेंगे कि पहले अटेम्प्ट में मैं कौन से क्वेश्चन करूं, दूसरे अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन करूं, मैं अब ये आगे बताऊंगा। ठीक है ना। तो आपको पता चल गया पॉइंट नंबर 3 क्या था, कि आपको मॉक को और एग्जाम को क्या करना है, आपको कम से कम 2 अटेम्प्ट में तो पेपर को सॉल्व करना है। तो चलो पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। देखो सबसे पहले अब आप सोच रहे होंगे कि पहले अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन करें। तो अब देखो जब आप कोई मॉक चलाओगे तो मॉक में आपको देख के पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन को मैं पहली बार में कर दूंगा और ये टाइम भी नहीं लेगा। तो उसे क्या करना है,
उसको तो आपको पहली ही अटेम्प्ट में कर देना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो लगेगा कि ये हो तो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन अभी टाइम लेगा, तो उसको आपको पहली गो में नहीं करना, यानी कि पहले अटेम्प्ट में नहीं करना। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि पहले अटेम्प्ट में वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपको लगे हो तो जाएगा और टाइम भी नहीं लेगा ज्यादा, तो आपको वो वाला पहले अटेम्प्ट में कर लेना है। दूसरे अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन करने हैं कि आपको लगे तो कि हो जाएगा सवाल, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा। देखो पूरे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं जो 1.5 मिनट ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, वरना तो 30-30 सेकंड में हो जाते हैं ज्यादातर। तो आपको क्या देखना है, ये देखना है कि वो क्वेश्चन 1.5 मिनट लेगा या 1 मिनट। यदि वो ज्यादा ले रहा है, यानी कि 1 मिनट 1.5 मिनट, तो आपको उसको क्वेश्चन को छोड़ देना है, उसको आपको सेकंड अटेम्प्ट में करना है। तो आपको पता लग गया फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन से करने, सेकंड अटेम्प्ट में कौन से। अब आप कहेंगे कि थर्ड अटेम्प्ट में कौन से करें, तो देखो थर्ड अटेम्प्ट में क्या करना है, यदि आपके मान के चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बढ़िया बढ़िया कर लिए, यानी कि कम टाइम लेने वाले, फिर सेकंड अटेम्प्ट में कर लिया। यदि आपको लग रहा है कि मेरे अभी थोड़े से कम क्वेश्चन हुए, तो आप थर्ड अटेम्प्ट में क्या कर सकते हो, कुछ अनुमान लगा के कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, जिसको आप तुक्का बोलते हो, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको लगा सकते हो। तो तीसरा अटेम्प्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो पॉइंट नंबर 4 हो गया। अब आपको मैं बताता हूं पॉइंट नंबर 5। देखो पॉइंट नंबर 5 क्या है, देखो सभी स्टूडेंट ये कहते हैं कि मॉक को 5 या 10 मिनट पहले सबमिट करना है। तो देखो मैं इस चीज के विपरीत हूं, क्यों, क्योंकि देखो 5-10 मिनट पहले मॉक को सबमिट करने का मतलब है कि 50 मिनट या 55 मिनट में पेपर को करना। तो देखो फ्रेंड्स, जब आप मॉक स्टार्टिंग में लगाओगे तो एक तो बच्चे की इतनी तैयारी भी नहीं होती, और एक सेकंड बाद कि उसके नंबर भी कम आते हैं, और जब नंबर कम आएंगे और वो 5-10 मिनट पहले और सेव कर रहा है, यानी कि पेपर को सबमिट कर रहा है, तो उसके वजह से उसके नंबर और घट जाएंगे। जब नंबर और घट जाएंगे तो फिर उसका मन नहीं लगेगा मॉक लगाने में। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आपको पूरा टाइम देना है। क्या कहा मैंने, आपको देखो पूरा का पूरा टाइम देना है कि यदि आपको 60 मिनट मिले तो 60 के 60 मिनट ही पेपर को करना है, 5 या 10 मिनट पहले नहीं सेव करना। देखो एग्जाम में कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है कि ये बोलते हैं 5 या 10 मिनट पहले सेव करो मॉक को, तभी वहां जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 60 मिनट ही मॉक को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचना कि मैं 55 मिनट में सेव कर देता, पूरे 60 मिनट में ही सेव करना है। तो देखो मैंने पॉइंट नंबर 5 बता दिया है, क्या कि आपको पहले मॉक को सबमिट नहीं करना। सेम इसी प्रकार आपको एग्जाम में, एग्जाम को भी 5-10 मिनट पहले सेव नहीं करना, वहां तो सेव होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो वहां तो आपका 60 मिनट में ही होगा। तो इसलिए आदत यहां से ही बना के जानी है कि 60 मिनट में ही मैं पेपर को अटेम्प्ट करूं। तो अब देखो पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। तो देखो मैं पॉइंट नंबर 6 देखो है क्या, आपको अपने हिसाब से एक बार ये देख लेना है कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं कि रीजनिंग में आपको 15 मिनट देनी है, जीएस में आपको 5 मिनट देनी है, इंग्लिश में आपको 15 या 20 मिनट देनी है। ऐसे आपको अपने हिसाब से एक बार सेट कर लेना है कि कभी आप ऐसा सोचो कि मैंने इंग्लिश कर रहा हूं, अरे इंग्लिश में ही आप 25 मिनट लगा दो, आप रीजनिंग कर रहे हो, रीजनिंग में आप 30 मिनट लगा दो। तो इसलिए आपको एक बाउंड लाइन सीमित करनी है कि आपको ये पता करना है कि मैं रीजनिंग में कितना टाइम दूंगा। यदि आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा कि कितना कितना टाइम देना है, तो आप अपने हिसाब से सेट करना, क्योंकि सबके सब्जेक्ट अपने अपने हिसाब से होते हैं। तो इसलिए आप रीजनिंग में और मैथ में, जीएस में और इंग्लिश में आप अपने हिसाब से एक बार टाइम सेट कर लो कि मुझे रीजनिंग को बस 15 ही मिनट देनी है। ऐसी चारों सब्जेक्ट का आपको पहले ही पता कर लेना है कि इतना इतना मुझे देना हर बार मॉक में। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखो पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। देखो पॉइंट नंबर 7 क्या है, देखो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब देखो मैं बताता हूं क्या है। जब देखो स्टूडेंट अपने घर पे मॉक लगाता है तो ये सोचता है कि बिल्कुल मैं एकांत यानी कि मैं शांत माहौल में मॉक को लगाऊं। उससे होगा क्या कि एग्जाम खराब, यानी कि मॉक खराब नहीं होगा। मॉक खराब नहीं होगा तो एग्जाम में हमारा एग्जाम भी खराब नहीं होगा। लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप एकांत में लगाओगे तो आपकी हैबिट कैसी बनेगी, एकांत में रहने की। लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर पे जाइएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हल्की सी बच्चा थोड़ी बहुत खटर फटर करता रहता है, तो जिससे कि इससे क्या होगा कि बच्चे का ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, क्योंकि उसे आदत तो है नहीं डिस्टरबेंस में रहने की, तो उसके कारण उसका वहां पे पेपर हो जाएगा खराब। तो इसलिए आपको मॉक में क्या करना है, जब कभी भी
हमारा जो वातावरण है, यानी कि हमारे घर में यदि हल्की सी शोर शराबा भी, यानी कि हल्का सा शोर शराबे भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उसी में मॉक को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं सोचना कि मैं एकांत में मॉक लगाऊंगा। तो इसलिए क्या है कि आपको ये नहीं सोचना कि एकांत में लगाना है। आपको क्या करना है, आपके घर में यदि थोड़ा सा शोर शराबा भी हो रहा है तो आपको उसमें हैबिट डालनी है। हैबिट क्यों डालनी है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहां कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस पे टेबल पे खटखट करते रहते हैं, तो उससे क्या है, बच्चे के ना माइंड में डिस्टरबेंस हो जाती है और फिर एग्जाम खराब हो जाता है। तो इसलिए जो बच्चा घर से प्रैक्टिस नहीं करके जाता वो हल्के से डिस्टरबेंस की, तो क्या होगा, वहां पे जाके एग्जाम खराब हो जाता है, किसी किसी का, सभी का नहीं, किसी किसी का। वरना तो फिर वो बोलता है कि वहां पे तो मेरा एग्जाम खराब हो गया। तो इसलिए आपको क्या करना है, घर पे यदि हल्का सा शोर शराबा करने के लिए नहीं बोलना, यदि हल्का सा शोर शराबा तो होता रहता ही है, तो आपको उसी एनवायरमेंट में या उसी एटमोस्फेयर में आपको मॉक लगाना है। तो पॉइंट नंबर 7 आपको पता लग गया। अब देखो पॉइंट नंबर 8, देखो ये पॉइंट नंबर 8 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये है एनालिसिस करना। तो देखो फ्रेंड्स, जब आप मॉक लगाओगे तो मॉक के बाद है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात एनालिसिस करना। तो देखो एनालिसिस आपको करना कैसे है, जब आपने मॉक लगा लिया तो मॉक के बाद क्या है, जो आपके क्वेश्चन हो गए वो तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं, उनको देखो कि इसमें मैं इसमें कम टाइम कैसे ले सकता हूं। मान के चलो एक परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, उसमें आपने ली मान के चलो 40 सेकंड, तो ये सोचो कि मैं इसमें 35 सेकंड कैसे ले सकता हूं, या आप ये सोचो कि मैं 30 सेकंड कैसे ले सकता हूं। तो उसमें तो यानी कि जो आपने टिक कर दिया, यानी कि जो ठीक हो गया, उसमें तो ये देखना है, क्या देखना है कि मैं इसमें कम टाइम कैसे ले सकता हूं। और कुछ क्वेश्चन आपने किए नहीं होंगे तो उसमें आपको पूछे क्या करना है, उसको तो आपको नोट डाउन कर लेना ही, एक कॉपी बनानी है ऐसी, उसमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को लिख लेना है जो आपसे नहीं हुआ। और देखो तीसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से होंगे, जो आपने गलत कर दिए। जब आपने गलत कर दिए तो उसमें क्या है, यानी कि वो आपको थोड़ा बहुत तो आता था, तभी आपने उसको क्या किया, अटेम्प्ट किया। जब आपने अटेम्प्ट किया तो तभी तो वो गलत हुआ ना, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा बहुत तो आता था। लेकिन यदि आपने उसको नहीं दोबारा से सही करा ना, यानी कि दोबारा से याद नहीं करा, यदि वो जीएस का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो क्या होगा, फिर आगे भी वो गलती ही होता रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को देखना है कि एक तो जो क्वेश्चन गलत हो जाए और एक जो आपसे नहीं हुआ, उन दोनों पे तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यदि आपने वो नहीं किए ना तो आगे से वो फिर गलत होंगे और छूट जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और स्किप हो गए उनको आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है और आपको लिख लेने हैं सारे क्वेश्चन। जब आप लिखते जाओगे तो काफी क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको ना टाइम टू टाइम उनको याद करते रहना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सभी पॉइंट कवर कर दिए हैं, आपको पता लग गया होगा कि मॉक को किस स्ट्रेटजी में और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बार बार कमेंट आ रहे थे कि एक वीडियो बनाई जाए कि मॉक को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बना दी है, यदि इसमें कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।